हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स के पॉसिबल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इट विल मोस्टली रिवॉल्व अराउंड एटमॉस्फेयर एंड रिलेटेड फिनोमेनास। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इट आस्क एक्सप्लेन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एग्जामिन हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स इन्फ्लुएंस वेदर, क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमको बताना है डिफरेंट वो वर्टिकल स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का किस तरीके से होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट, वेदर और ह्यूमन एक्टिविटीज को। तो इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन एटमॉस्फेयर इज अ वर्टिकली डिफरेंशिएटेड गैसियस एनवेलप in which a temperature, pressure and composition vary with altitude creating distinctive layers। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर एक वर्टिकली डिफरेंशिएटेड गैसियस एनवेलप होता है। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड गैसेस का एनवेलप है, लेकिन ये हर हाइट पर सेम नहीं होता। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, प्रेशर कम होता है, डेंसिटी कम होती है और टेम्परेचर पैटर्न भी चेंज होता है। गैस कंपोजिशन ऑल्सो चेंजेस एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। इसी वर्टिकल डिफरेंशिएशन की वजह से एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है ट्रोपोस्फेयर, जो कि 8 to 18 किलोमीटर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, पोल्स पे 8 किलोमीटर आसपास, 18 जो है इक्वेटर के आसपास में, है ना। यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड देखने को, वेपर्स ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, तो क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। डस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि अर्थ सरफेस के पास में है ना, तो यहाँ पे क्लाउड्स, रेनफॉल, स्टॉर्म्स, है ना, और ज़्यादातर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इसी लेयर में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 13 to 50 किलोमीटर आसपास तक होता है। ओजोन रिच, यहाँ पे ओजोन लेयर भी हमको देखने को मिलती है, जो कि हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, पर्टिकुलरली यूवी सी एंड यूवी बी। ठीक है, ये देखने को मिलता है यहाँ पे। जो जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, और ये एक स्टेबल जो है हमको लेयर देखने को मिलती है। इसी वजह से जो स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह हैं, जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो हैं वो यहीं पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेबल कंडीशन होती है। नेक्स्ट इज मीजोस्फेयर, जो 50 to 80 किलोमीटर आसपास होती है। इस लेयर में जो है जो मीटियर्स होते हैं वो बर्न होते हैं फ्रिक्शन और कंप्रेशनल हीटिंग की वजह से। ठीक है, जिससे मीटियर जो ग्लो है वो देखने को मिलता है, जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मोस्फेयर, जो 80 to 400 किलोमीटर आसपास तक होता है। यहाँ पे आयनाइज्ड गैसेस देखने को मिलती है। थर्मोस्फेयर में सोलर रेडिएशन का स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है। हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं, देयरफॉर यहाँ चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए दिस लेयर इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रेलिवेंस ये है कि सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम अपर एटमॉस्फेयर की कंडीशन से अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सोस्फेयर हमारे पास में। ठीक है, ट्रोपोपॉज जो होता है वो, ये पता नहीं इधर क्या है, ये ऊपर होना चाहिए, है ना। ट्रोपोपॉज जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की लेयर होती है ना। आयनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर का पार्ट होती है, एंड ये एक्सोस्फेयर इधर लिखी हुई, थोड़ा मिक्सअप हो गया, है ना। तो मीजोस्फेयर फिर मीजोपॉज लिख सकते हैं। थर्मोस्फेयर में आप आयनोस्फेयर जो है ये ऐड कर सकते हैं, और फिर आती है एक्सोस्फेयर लास्ट में जाके। ठीक है, और ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट होता है, तो उस हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए, ये लेक्चर में भी हमने किया हुआ है। ठीक है, एक्सोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 400 किलोमीटर आसपास जो है अपवर्ड्स हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम हल्के गैसेस होते हैं, तो ये अबेंडेंस में देखने को मिलते हैं। ये एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर है। डेंसिटी एक्सट्रीमली लो होती है, लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्रेजेंट मिलती है हमको यहाँ पे। और जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस से जाके मिल जाता है ना। ह्यूमन रेलेवेंस ये है कि बहुत सारी सैटेलाइट्स जो है, मेनी सैटेलाइट्स ऑपरेट इन और पास थ्रू द अपर एटमॉस्फेरिक और नियर स्पेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमने इस तरीके से समझ लिया। ठीक है, हाँ, फिर होमोस्फेयर हीट्रोस्फेयर के तरीके से भी हम समझ सकते हैं। होमोस्फेयर ये क्या होता है कि 80 to 100 किलोमीटर तक जो है, जो गैसेस या जो भी चीज़ें होती हैं वो वेल मिक्स्ड होती हैं, क्योंकि इंटरमिक्सिंग वगैरह चलती रहती है ना। तो इस लेयर को हम बोलते हैं होमोस्फेयर। और जिसमें इंटरमिक्सिंग नहीं होती है अबव 100 किलोमीटर्स, है ना, वहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है हमको मॉलिक्यूल्स का, इस वजह से उसको हीट्रोस्फेयर बोल देते हैं, यही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है डिफरेंस, वर्टिकल किस तरीके से डिफरेंस होता है वो समझ लिया। तो कंक्लूड कैसे करेंगे कि दस एटमॉस्फेरिक लेयरिंग रेगुलेट्स वेदर, रेडिएशन, कम्युनिकेशन एंड स्पेस ऑपरेशंस। Understanding these layers is increasingly important for climate resilience, aviation safety, and satellite dependent infrastructure.
मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर्स सिर्फ टेक्स्ट बुक क्लासिफिकेशन नहीं है, डायरेक्टली डिटरमाइन करती है वेदर को, जैसे ट्रोपोस्फेयर में, यूवी प्रोटेक्शन जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में, मीटियोर प्रोटेक्शन जैसे मीजोस्फेयर में, रेडियो अरोराज स्पेस वेदर जो कि थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर हम बोल सकते हैं, सैटेलाइट एनवायरनमेंट एक्सोस्फेयर या अपर एटमॉस्फेयर से लिंक्ड है। ठीक है, तो फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज, एविएशन, सैटेलाइट इकोनॉमी और स्पेस वेदर के कॉन्टेक्स्ट में जो है एटमॉस्फेयर की वर्टिकल स्ट्रक्चर समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है पहला क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, द एटमॉस्फेयर इज नॉट मेरली अ गैसियस एनवेलप बट एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ अर्थ सिस्टम, डिस्कस। है ना, तो इसमें बोला है कि सिर्फ गैसियस एनवेलप नहीं है, एक एक्टिव कंपोनेंट है अर्थ के सिस्टम का एटमॉस्फेयर, इसको समझाइए, डिस्कस कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन द एटमॉस्फेयर इज अ डायनेमिक एनर्जी मैटर सिस्टम दैट इंटरैक्ट्स कंटिन्यूअसली विद द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ठीक है, क्या मतलब है कि एटमॉस्फेयर आइसोलेटेड नहीं है, ये कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करता है ना? जैसे एटमॉस्फेयर, ओशन, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करने को दिखती हैं हमको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या-क्या कंपोनेंट्स है, ये समझने की कोशिश करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज़ एनर्जी रेगुलेटर व्हिच इज़ हीट बजट मेंटेनेंस। ठीक है, सन अर्थ को एनर्जी देता है, अर्थ लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी स्पेस में रिलीज करती है। एटमॉस्फेयर में हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन जैसे गैसेस देखने को मिलते हैं, है ना? ये गैसेस जो हैं वो आउटगोइंग इंफ्रारेड जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ना? और अर्थ को एक हैबिटेबल टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। लेकिन कभी-कभी जब ये जो गैसेस हैं, ये ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो गर्मी ज़्यादा भी बढ़ जाती है, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, है ना? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन पॉजिटिव ये है कि अगर ये इफ़ेक्ट ना हो, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो, तो अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी रात को, एक्सट्रीम ठंड हो जाएगी, है ना? इतना कि हैबिटेबल भी नहीं रहेगी, ठीक है? तो फर्स्ट इज़ द एनर्जी रेगुलेटर। सेकंड इज़ अ वेदर इंजन। कन्वेक्शन एंड प्रेशर ग्रेडियंट्स जो है वो उसकी वजह से वेदर फिनोमेनास होते हैं, मॉनसून फॉर्मेशन होता है ना? प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड जनरेट होती है ना? हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, और गर्म जब हवा होती है तो वो अपवर्ड कन्वेक्शनल करंट्स क्रिएट करती है, तो उसकी वजह से भी हमको जो है क्लाउड फॉर्मेशन और वो सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो वेदर इंजन है एटमॉस्फेयर। फर्स्ट हमने देखा एनर्जी रेगुलेटर, सेकंड हमने देखा वेदर इंजन, थर्ड इज हीट डिस्ट्रीब्यूशन। हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? विंड के थ्रू होता है, ओशन करंट के थ्रू होता है। जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे वार्म कंडीशंस क्रिएट करते हैं, जो कोल्ड एशियन करंट्स होते हैं जो जहाँ पे जाते हैं तो कोल्ड कंडीशंस क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है, तो जहाँ जाएगा वहाँ गर्म जो है एटमॉस्फेयर बनाएगा। जहाँ पे लेब्राडोर है जो कि कनाडा के पास में है, तो वो काफ़ी ठंडा होता है, तो कनाडा कनाडा के पास में जो है वहाँ पे ठंड कितनी देखने को मिलती है। व्हेरेas अगर विंड की भी बात करें तो जो इक्वेटर से विंड चलती है वो पोलवर्ड्स मूव करती है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये भी हमको हीट डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर देखने को मिलता है। एनर्जी रेगुलेटर, उसके बाद में वेदर इंजन एंड जो है थर्ड हमारा हीट डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ इज अ वाटर साइकिल ड्राइवर। ये क्या है? इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के बाद में कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, तो वाटर साइकिल भी तो ऐसे ही मेंटेन होती है ना? वाटर साइकिल भी इसी तरीके से चलती है, तो वाटर साइकिल का ड्राइवर भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रेडिएशन शील्ड। अब जो ओजोन लेयर है वो हमको हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है, स्पेशली यूवीबी एंड यूवीसी। ठीक है, तो रेडिएशन के से जो है हमको शील्ड प्रोवाइड करती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर देखने को मिलती है, तो रेडिएशन शील्ड भी लिख सकते हैं हम। कार्बन रेगुलेटर, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूज होती है। रेस्पिर फोटोसिंथेसिस के बाद में जो रेस्पिरेशन होता है, फिर डीकम्पोजिशन होता है, ओशंस में एक्सचेंज होता है ना? इसके थ्रू कार्बन जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। ह्यूमन फॉसिल बर्निंग जो है वो कार्बन को वापस से एमिट कर देती है, वार्मिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो इस तरीके से कार्बन रेगुलेटर भी हम देख सकते हैं। इरोजन का एजेंट भी है एटमॉस्फेयर, कैसे? अब विंड जो है वो जब ड्राइव मतलब चलती है तो वो इरोजन भी करती है। विंड इरोजन का पूरा चैप्टर हमने किया है, कितने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, एओलियन इरोजन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इरोजनल एजेंट भी है ना? जो एटमॉस्फेयर है वो इरोजनल एजेंट भी है। बायोजियोकेमिकल मीडियम, इसका क्या मतलब है? अब नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर का लार्जेस्ट कंपोनेंट है ना? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है ना? वो सॉइल में गया, प्लांट अब सॉइल सीधा ना जो प्लांट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हाईली स्टेबल होता है, तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर प्लांट जो है वो उसको यूज़ करते हैं, है ना? फिर ऑर्गेनिज़म्स उन प्लांट्स के बने हुए सब जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स बनाएँगे उसको खाते हैं, है ना? फिर देन व्हेन द ऑर्गेनिज़्म डाई तो वो एटमॉस्फेयर में वापस से नाइट्रोजन चला जाता है ना?
तो ये इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी क्रिटिकल है, तो बायो जियोकेमिकल मीडियम भी हम इसको एटमॉस्फेयर को बोल सकते हैं, ठीक है? पॉल्यूशन ट्रांसपोर्टर, अब ये क्या होता है, विंड और एरोसोल, अब विंड पॉल्यूटेंट्स को क्या करती है कि इधर-उधर मूव करती रहती है। कन्वेक्शनल करंट के थ्रू जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ऊपर एयर में भी हाइट के साथ में ऊपर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है? तो पॉल्यूशन ट्रांसपोर्टर का भी काम करता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। उसके साथ-साथ में स्पेस इंटरफेस, ये क्या है स्पेस इंटरफेस? अपर एटमॉस्फेयर सोलर एक्टिविटी के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है? सोलर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ऑरोरास देखने को तो मिलते हैं हमको, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है ना? यहाँ पे और ऊपर से जो जीपीएस, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स डिस्टर्ब भी करते हैं। तो कितने सारी चीज़ें देखी हमने, है ना? अर्थ सिस्टम कंपोनेंट कैसे ये अर्थ का एक एक्टिव जो है कंपोनेंट देखने को मिलता है हमको। इसको कंक्लूड कैसे करेंगे आंसर को? तो एट कंक्लूजन में वी कैन राइट, हेंस द एटमॉस्फेयर इज अ डायनामिक इंटरफेस रेदर देन अ पैसिव ब्लैंकेट। Sustainable development increasingly requires managing atmospheric processes alongside terrestrial, oceanic and ecological system। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? हेंस एटमॉस्फेयर एक डायनामिक इंटरफेस है, ना कि एक पैसिव ब्लैंकेट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें मैनेज एटमॉस्फेयर को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है अलोंगसाइड टेरेस्ट्रियल, ओशन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द ट्रोपोस्फेयर थिकर ओवर द इक्वेटर देन ओवर द पोल्स? है ना? एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो ये हमने जो है लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि ऐसा क्यों होता है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड अप्रॉक्सिमेटली 8 किलोमीटर एट पोल्स टू 18 किलोमीटर्स एट इक्वेटर, प्राइमरली बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग। हीटिंग अलग तरीके से होती है जिसकी वजह से जो विंड है, जो एयर है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है ना? अनइक्वल हीटिंग की वजह से। डिस्कस करते हैं। अब जो इक्वेटर है वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा सोलर रेज़ पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी आती है, तो गर्म जल्दी होता है। व्हेयरएज़ स्लैंटिंग एंगल जो है वो स्लैंटिंग हो जाता है इन केस ऑफ पोल्स, है ना? तो वहाँ पे कम एनर्जी आती है, कम एनर्जी देखने को मिलती है। तो क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा इंसोलेशन होता है तो एयर जल्दी गर्म होगी और जो गर्म एयर होती है वो ऊपर उठती है कन्वेक्शन वाले, है ना? ऊपर उठती है तो जो है ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है इंक्रीज़ हो जाता है, यही रीज़न है। ठीक है? दूसरा रीज़न है स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, यही कन्वेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, गर्म होगी तो कन्वेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो ये देखने को मिल जाता है हमको। लेटेंट हीट रिलीज़, है ना? इक्वेटर पर इवेपोरेशन हाई होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। वाटर वेपर भी राइज़ करते हैं। कंडेंसेशन के टाइम पे लेटेंट हीट जो है वो रिलीज़ होती है और ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को फर्दर वार्म करती है। ठीक है? थर्मल एक्सपेंशन ये देखने को मिलता है। लो डेंसिटी जो वार्म एयर है वो ऊपर बढ़ती है। वीक पोलर हीटिंग, अब जो पोल्स हैं वो जो है कमज़ोर तरीके से जो है हीट करते हैं, कम कन्वेक्शन होता है तो थिनर ट्रोपोस्फेयर हमको वहाँ देखने को मिलती है। कोल्ड डेंस एयर होती है, भारी होती है तो ऊपर नहीं उठती, तो एटमॉस्फेरिक कंप्रेशन उधर देखने को मिलता है हमको। ठीक है? उसके साथ-साथ में ट्रोपोस्फेयर की हीट डिस्ट्रीब्यूशन, अपर एयर मूवमेंट कम होता है और जेट स्ट्रीम डायनामिक्स भी है कि जो वेदर सिस्टम जेट स्ट्रीम के बारे में अगर थोड़ा-सा देखें, वैसे तो हमने ख़ैर अभी तक डिस्कस नहीं किया जेट स्ट्रीम के बारे में। तो टेम्परेचर ग्रेडिएंट अपर एटमॉस्फेयर के सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। जेट स्ट्रीम स्पेशली अपर ट्रोपोस्फेयर या ट्रोपोपॉज़ रीजन में इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं। अभी कंक्लूजन में व्हाट वी कैन राइट कि thus the thicker equatorial troposphere reflects a stronger thermal expansion and convection and forms an essential component of global atmospheric circulation and heat distribution system. इक्वेटोरियल ट्रोपोस्फेयर का ग्रेटर थिकनेस थर्मल एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन का रिजल्ट है और ये डिफरेंस ग्लोबल सर्कुलेशन और इक्वेटर टू पोल हीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए को जो है वो शेप करता है। इस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर विद रेफरेंस टू देयर कंपोजिशन, मिक्सिंग एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है? होमोस्फेयर और हेटेरोस्फेयर के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग, द एटमॉस्फेयर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू होमोस्फेयर एंड हेटेरोस्फेयर। ठीक है? सबसे पहले एक्सटेंट देखते हैं होमोस्फेयर का 80 टू 100 किलोमीटर तक एंड अबव 100 किलोमीटर हमको हेटेरोस्फेयर देखने को मिल जाता है। ठीक है? यहाँ पे मिक्सिंग अच्छी खासी होती है क्योंकि कन्वेक्शनल करंट्स चलते रहते हैं, विंड चलती रहती है। यहाँ पे ऊपर जो है पुअरली मिक्स्ड हमको देखने को मिलते हैं।
कंपोज़िशन की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़े भारी-भारी गैसेज़ देखने को मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे थोड़े हल्की गैसेज़ देखने को मिलती है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि हल्की होती है, ठीक है? यहाँ पे मेन कंट्रोल टर्बुलेंट मिक्सिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न के थ्रू जो भी मिक्सिंग होती है, वो होती है। ठीक है। यहाँ पे स्मॉलर प्रोपोर्शन में लाइट गैस होती हैं, यहाँ पे जो है लाइट गैस हायर प्रोपोर्शन में होती है। डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि पास-पास में गैसेज़ देखने को मिलती हैं, यहाँ पे डेंसिटी जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं कम होती है ना? वेदर की अगर बात करें तो वेदर प्रोड्यूसिंग ज़ोन होता है हमारा जो स्फीयर जो होता है, वेदर प्रोड्यूसिंग ज़ोन होता है ना? क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, वाटर वेपर्स भी ज़्यादा होते हैं जो वेदर को ड्राइव करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो वेदर का रोल है दैट इज़ लिमिटेड। ज़्यादा मेजर एटमॉस्फेरिक जो इंटरैक्शन होता है रेडिएशन का, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पे उतना नहीं होता। यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है क्योंकि लाइफ क्लोज़ली रहती है, अर्थ पे ही तो रहती है, तो यहाँ पे जो लाइफ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिलता है, यहाँ पे सैटेलाइट्स, आइनोस्फेयर स्पेस ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है। अब कंक्लूड कैसे करेंगे आंसर को कि द ट्रांजिशन फ्रॉम होमोस्फेयर टू heterosphere reflects a shift from turbulent atmospheric dynamics to molecular stratification, making both regions important for understanding Earth space interaction. होमोस्फेयर एटमॉस्फेयर मिक्सिंग का जोन है, while heterosphere मॉलिक्यूलर स्ट्रैटिफिकेशन का जोन है। ये डिस्टिंक्शन अर्थ सरफेस एनवायरनमेंट से अर्थ स्पेस इंटरफेस तक एटमॉस्फेरिक बिहेवियर समझने में काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर ट्रेंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो ये तो खैर हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने सारी लेयर्स डिस्कस कर ली थी, है ना? तो ये कुछ अलग से डिस्कस नहीं करना है हमको, है ना? टेम्परेचर का देखना है, पहले इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है। पहले डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है, फिर वापस से डिक्रीज़ करेगा, फिर वापस से इंक्रीज़ करेगा, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Discuss the role of ozone in the atmospheric system. Now, this is important. Discuss the role of ozone in the atmospheric system. Why is the stratospheric ozone beneficial while tropospheric ozone is considered harmful? इसको इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि ओजोन इज हाईली रिएक्टिव एटमॉस्फेरिक गैस whose impact depends strongly on where it occurs. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओज़ोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रोटेक्टिव होती है और ट्रोपोस्फेयर में पॉल्यूटेंट बनती है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओज़ोन जो होती है वो यूवी रेज़ को एब्ज़ॉर्ब करती है, स्पेशली यूवीबी एंड यूवीसी रेज़। ठीक है? तो सरफेस एक्सपोज़र जो है, अर्थ की सरफेस का एक्सपोज़र उससे कम होता है। ओज़ोन लेयर हमको 15 टू 35 किलोमीटर आस-पास रीजन में देखने को मिलती है और यहाँ पे रेडिएटिव हीटिंग होती है, मतलब सन के थ्रू जो रेडिएशन आ रहा है उसकी वजह से थर्मल एनर्जी जो है वो बढ़ती है और उसकी वजह से गर्म देखने को मिलता है और यही रीज़न है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे-जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है? तो यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारा डीएनए डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, जो यूवी रेज़ है हमारा डीएनए डैमेज कर सकती है, तो ओज़ोन शील्ड हमको मिलती है। एक जो हमारा बायोलॉजिकल डैमेज है वो रिड्यूस होता है। ऑल्सो एग्रीकल्चर में भी एक्सेस यूवी रेज़ जो होती हैं वो क्रॉप्स को डैमेज कर सकती है और ओज़ोन शील्ड जो है वो क्रॉप इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, तो एग्रीकल्चर में भी हमको देखने को मिलता है। व्हेयरएज़ अगर हम ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन की बात करें, तो इट इज़ अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। ओज़ोन डायरेक्टली एग्ज़ॉस्ट से जनरली प्राइमरी पॉल्यूटेंट के फॉर्म में एमिट नहीं होता। जब एनओएक्स या जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, वो सनलाइट के प्रेज़ेंस में रिएक्शन करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, तो ग्राउंड लेवल ओज़ोन जो है वो बनाते हैं। है ना? ये रेस्पिरेटरी इरिटेंट भी हो सकता है, आपके लंग्स को इरिटेट कर सकता है, प्लांट्स को डैमेज कर सकता है, उनकी फोटोसिंथेटिक जो एफिशिएंसी है उसको कम कर सकता है। एंड ऑल्सो ओज़ोन एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक केमिकल रिएक्शन को मॉडिफाई भी करता है एंड इट इज़ ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। ओज़ोन जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब करता है, देयरफॉर रेडिएटिव फोर्सिंग एंड वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हमने इसके देख लिए। अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव शुड देयरफॉर बी प्रोटेक्ट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन while reducing surface level ozone, requiring continued ozone layer protection alongside control of nitrogen oxide, volatile organic compound and other precursors. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसको कंक्लूड कर सकते हैं।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What is insulation? Explain the factors responsible for its spatial and temporal variation over the Earth's surface. Insulation के बारे में हमको बात करनी है और कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो कि स्पेशल और टेम्परल वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफाइन करेंगे इंसुलेशन होता क्या है। इंसुलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज अक्रॉस लैटिट्यूड, सीजन्स, टाइम ऑफ डे एंड सरफेस कंडीशंस। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे आपको रीजंस देखने को मिलेंगे। द वेरी फर्स्ट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से क्या फर्क पड़ता है, अब जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में जो है हमारी जो सनलाइट है वो बिल्कुल सामने पड़ती है ना, बिल्कुल हेडवर्ड पड़ती है, तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिसीव होती है, ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है, तो वो जल्दी गर्म होता है, ज़्यादा एनर्जी रिसीव करता है। वेरएज अगर पोल्स पे देखें तो वहाँ पे स्लैंटिंग इस तरीके से जो है लाइट पड़ती है ना, तो वो उतनी एनर्जी रिसीव नहीं कर पाता, इस वजह से ठंडा रहता है। ऊपर से टिल्ट देखने को मिलता है, टिल्ट का भी एक्सियल टिल्ट भी देखने को मिलेगा। अब जैसे अर्थ इस तरीके से टिल्टेड है तो इधर जो है पड़ रही है, अगर मान लो अर्थ इस साइड टिल्ट हो गई, इस साइड टिल्ट हो गई, तो ये वाले एरिया पे तो पड़ेगी नहीं ना, धूप पड़ेगी नहीं। तो इस वजह से अब 6-6 महीना हमको देखने को मिलता है कि पोलर एरियाज़ में 6-6 महीने दिन और 6 महीने रात, इस तरीके से, जिनको पोलर डे और पोलर नाइट हम कहते हैं। ठीक है, वो भी देखने को मिलता है। अर्थ के रेवोल्यूशन से भी फ़र्क पड़ता है, रेवोल्यूशन से भी फ़र्क पड़ता है। अर्थ के रेवोल्यूशन और एक्सियल टिल्ट जो है ये टुगेदर सीज़न्स के लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं। अब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट में अर्थ ओरिएंटेशन जो है वो बदलता है, इस वजह से सोलर जो डिक्लिनेशन है वो भी बदलता है और इंसोलेशन में भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, रोटेशन डे नाइट वो तो आप जानते हैं, जिस साइड जो है सनलाइट पड़ रही है वहाँ दिन है, जिस साइड नहीं पड़ रही वहाँ रात है। दिन है वहाँ इंसोलेशन ज़्यादा है, रात के टाइम सनलाइट होती नहीं है। ठीक है, अर्थ का सरफेस से डिस्टेंस ये फ़र्क पड़, जैसे 3 जनवरी एपिहीलियन देखने को मिलता है ना? 4 जनवरी जो है हमको पेरिहीलियन, अच्छा 3 जनवरी पेरिहीलियन और 4 जुलाई हमको एपिहीलियन देखने को मिलता है। पेरिहीलियन में सबसे क्लोज़ होती है अर्थ सन के, और जो हमारा एपिहीलियन है उसमें दूर होती है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लोज़र डिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा सनलाइट सोलर एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करती है। सीज़न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सीज़न्स में मेनली जो है एक्सियल टिल्ट और उसकी वजह से एक्सियल टिल्ट, और उसके साथ में जो है हमारा जो रिवोल्यूशन होता है उससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पाथ, लॉन्गर ऑब्लिक पाथ होगा तो लार्जर एब्ज़ॉर्प्शन या स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। क्लाउड्स भी काम करते हैं, रिफ्लेक्शन भी करते हैं क्लाउड्स, और जो है एब्ज़ॉर्प्शन भी करते हैं। अगर क्लाउड जो है वो लो थिक क्लाउड्स हैं, तो वो क्या करेंगे, तो वो रिफ्रैक्ट करेंगे, स्कैटर करेंगे। व्हेरेas अगर अपर थिन क्लाउड्स हैं, सिरस क्लाउड्स हैं, तो वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं, वो हीटिंग टेंडेंसी दिखाते हैं। एल्बिडो से फ़र्क पड़ता है, कौन जो है सब्सटेंस कितना रिफ्लेक्ट करता है किसी एब्ज़ॉर्प्शन को, हीट एब्ज़ॉर्प्शन को, उसको एल्बिडो कहते हैं। ठीक है? फिर सरफेस एस्पेक्ट, स्लोप से भी फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए इस साइड की स्लोप है तो इधर धूप पड़ेगी, दूसरी साइड जो अपोज़िट साइड उधर नहीं पड़ेगी, है ना? तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। अब इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? Thus insulation is controlled by the interaction of astronomical geometry, atmospheric transparency and surface characteristics forming the foundation of Earth's climate pattern. ठीक है, इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इंसुलेशन इज देयरफॉर नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ लैटिट्यूड, इट्स रिजल्ट फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सोलर ज्योमेट्री, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड सरफेस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन इज गवर्नड नॉट बाय लैटिट्यूड। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, सेम आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सम सबट्रॉपिकल डेजर्ट्स रिसीव ग्रेटर सरफेस इंसुलेशन देन इक्वेटोरियल रीजन डिस्पाइट द लैटर रिसीविंग मोर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। है ना, तो ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब क्यों होता है ऐसा कि जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं उन पे इंसुलेशन ज़्यादा पड़ता है। एक तो वहाँ स्टेबल कंडीशन होती है, तो क्लियर स्काई होता है, ज़्यादा इंसुलेशन आ पाता है। ठीक है, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये सब ह्यूमिडिटी कम होती है, वेजिटेशन कम होता है ना, सरफेस एल्बिडो, तो ये सब रीज़न होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन इन डिटरमाइनिंग लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। कि एंगल या एक्सियल टिल्ट है उससे क्या फ़र्क पड़ता है इंसुलेशन पे। इसको हमको जो है डिस्कस करना है कि एंगल का क्या फ़र्क जो है वो पड़ता है। ठीक है? तो लेट्स जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिटरमाइन्स हाउ कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी इज़
over a given surface area and is therefore fundamental to latitudinal temperature variation। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बताता है कि कितना जो एनर्जी है वो रिसीव होगी एट अ गिवन सरफेस एरिया एंड इज देयरफॉर फंडामेंटल टू लैटिट्यूडनल टेम्परेचर इन्वर्जन। इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्टिकल रेज पड़ती हैं, स्मॉल सरफेस एरिया पे वर्टिकल रेज पड़ेंगी तो क्या होगा, तो ज़्यादा एनर्जी रिसीव होगी, ज़्यादा जो है इंसुलेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो वर्टिकल रेज जो होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया, वेयर ऑब्लिक रेज जो होती हैं वो लोअर एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। यही केस होता है पोल्स के केस में ऑब्लिक होती हैं और इक्वेटर के केस में वर्टिकल होती है। इक्वेटोरियल सन हाई सोलर ऑल्टीट्यूड होता है तो ग्रेटर हीटिंग हमको देखने को मिलती है। क्या बोला? हाई सोलर ऑल्टीट्यूड होता है तो ग्रेटर हीटिंग हमको देखने को मिलती है। ठीक है, पोलर सन लो सोलर ऑल्टीट्यूड होता है तो वहाँ पे हमको रिड्यूस्ड हीटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, हाई इक्वेटोरियल सन होता है तो हमको हायर हीटिंग, और जो है लोअर सोलर ऑल्टीट्यूड होता है तो लोअर हीटिंग हमको देखने को मिलती है। लॉन्ग एटमॉस्फेरिक पाथ, जब जो सनलाइट को लंबा एटमॉस्फेरिक पाथ जो है ट्रैवल करके जाना होता है तो ज़्यादा स्कैटरिंग हो सकती है ना, क्योंकि बीच में कई जो है पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, है ना, कई एरोसॉल्स के पार्टिकल्स मिलेंगे तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। ग्रेटर एब्जॉर्प्शन होगा तो एनीवे ग्रेटर एब्जॉर्प्शन होगा तो ऊपर ही एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी लॉस देखने को मिलता है। सीजनल सोलर ऑल्टीट्यूड चेंज होगा, इंसिडेंस एंगल चेंज होगा तो सीजनल टेम्परेचर्स भी बदलते हैं। उसके साथ साथ में डे लेंथ इंटरेक्शन भी, ड्यूरेशन कितना है, अगर लंबा दिन है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, छोटा दिन है तो कम एब्जॉर्ब किया। ठीक है, उसके अलावा लैटिट्यूड टेम्परेचर रिलेशनशिप भी है। लैटिट्यूड टेम्परेचर रिलेशनशिप किस तरीके से है कि लैटिट्यूड जैसे जैसे आप ऊपर लैटिट्यूड में जाएंगे टेम्परेचर कम होता है, इंसुलेशन ग्रेडियंट कम होता है। इस तरीके से हम ये आंसर लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखें? दस द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिएट्स अ फंडामेंटल इक्वेटर टू पोल एनर्जी ग्रेडियंट विच कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके जो है कंक्लूजन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी क्लाउड्स कवर एरोसॉल्स एंड surface characteristics modify the amount of solar radiation received at Earth's surface? इसके जो है इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं, सोलर रेडिएशन रीचिंग द सरफेस इज सब्सटैंशियली मॉडिफाइड बाय एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन विद इन द एटमॉस्फेयर एंड एट द सरफेस। तो सनलाइट को सरफेस तक पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर के फिल्टर्स से निकलना पड़ता है ना, उसमें जो है एब्जॉर्प्शन भी होता है, स्कैटरिंग भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होता है, ये सब हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं देखने की कोशिश करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ ट्रांस एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, क्लीन ड्राई रिलेटिवली एरोसॉल फ्री एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिशन करता है। क्लाउड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, स्कैटर भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्लाउड्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड। जैसे जो लोअर थिक क्लाउड्स होते हैं वो जो है स्कैटर करते हैं, कूलिंग टेंडेंसी होती है, वेयर जो अपर थिन क्लाउड्स होते हैं, जो सिरस क्लाउड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिनकी हीटिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड इज ये थिक क्लाउड्स हमने देख लिया। एरोसॉल्स, एरोसॉल्स भी स्कैटरिंग भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। डस्ट स्मोक जो है ये स्कैटर भी कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ठीक है, डस्ट जो है एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी रिड्यूस करती है और रेडिएशन अटेंशुएट करती है। वाटर वेपर्स जो है वो एब्जॉर्ब करती है ना, इंटरेक्ट करती है लाइट के साथ में, देखने को मिलता है। स्नो और आइस क्योंकि एल्बिडो कम होता है तो रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ओशन का एल्बिडो कम होता है, इसका एल्बिडो ज़्यादा होता है स्नो का। ओशन का एल्बिडो कम होता है तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। वेजिटेशन भी इफेक्ट करती है ना, मॉडरेटिंग रिफ्लेक्टिविटी एनर्जी पार्टी। वेजिटेशन जहाँ पे ज़्यादा होता है वो भी हमको जो है इफेक्ट करता हुआ दिखता है। और लैंड का यूज़, अर्बन हीट आइलैंड देखा ना हमने कि हम जो है वो कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, एस्फाल्ट यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है। वेजिटेशन वहाँ पे होता नहीं कि एब्जॉर्ब करे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को, इसमें वेजिटेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाता है थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे हमको जो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? Consequently, surface insulation is the product of incoming solar geometry and atmospheric filtering, surface reflectivity, making aerosols and land use change important climate variables। इस तरीके से हम इसको conclude कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ्स एक्सियल इंक्लिनेशन। ये तो हम खैर कर चुके हैं। ठीक है,
दिस वी हैव डन। ओके, सो इस लेक्चर के लिए आई थिंक वी हैव डन मोर देन इनफ, ये लंबा ही लेक्चर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एल्बिडो वगैरह को लेके भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।